क्या क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे बाबू? चैप्टर का क्या नाम था बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। हाँ बाबू, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, पहला चैप्टर ना बाबू, क्लास 10 का। अच्छा, ध्यान से सुनो पहले क्या क्या बात हुआ था। अगर आपको लग रहा है कि टीचर अब पूछने वाला हो और आप बार बार अपना कॉपी खोल के देख रही हैं, इसका मतलब है कि याद हुआ नहीं है, वो भी टाइम पास वाला काम करके आए हो। कॉपी बंद है, अब क्लास चालू हो गया है। अब टीचर पूछेगा, जब पूछेगा क्योंकि हम याद किए हैं या अपने समझ के आधार पर जो समझे हैं वो हम डिलीवर करेंगे। अब बार बार हम कुछ भी बोल रहे थे, फिर कॉपी एक बार देख लो, हाँ कहीं पूछ ले, कहीं ना पूछ ले, इसका मतलब ये हुआ कि सही से कॉन्फिडेंस नहीं आया याद करके, याद ही नहीं हुआ सही से। याद अगर हो गया होता तो कॉन्फिडेंस भी वो साथ में लेकर के आता, बट नहीं है। इसका मतलब ये एक ही कारण है, इसका सिर्फ एक कारण। हम सबसे पहले आपको पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया। जो मेरा पहला टॉपिक था बाबू, वो था रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के बाद नए पदार्थ बनते हैं। उस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। सही है ना? यह है रासायनिक अभिक्रिया। इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संकेत और सूत्र की सहायता से प्लस माइनस करके रिप्रेजेंट करते हैं ना बाबू। उसको नाम दिया हम लोग, ये है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया हम लोग। उस रासायनिक समीकरण में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तत्वों का संकेत और सूत्र। संकेत है ना, और साथ में यूज क्या करते हैं बाबू? सूत्र का। किसी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के संकेत और सूत्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण में संकेत और सूत्र बढ़ाते हैं, इसलिए संकेत किसे कहते हैं? तत्व के पूरे नाम के बदले एक संक्षिप्त नाम यूज करना, वो हो गया संकेत। और जब कोई यौगिक फॉर्म करते हैं तो यौगिक का अणु बनता है। सबसे छोटा कण यौगिक का क्या होता है? अणु। उस अणु को दर्शाने के लिए जो उसके सूत्र होते हैं, हाँ नहीं बता रहे, यौगिक को दर्शाने के लिए, पूरे यौगिक का नाम नहीं है, उस यौगिक के एक अणु को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? सूत्र का। संकेत भी हो गया, सूत्र भी हो गया। और एक टॉपिक चलाए थे, एक टॉपिक था अभिकारक और अगला टॉपिक था उत्पाद। अभिकारक, इसके बारे में बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, उसको अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ये बात भी क्लियर हो गया, कोई नया चीज नहीं। अभिकारक उत्पाद में एग्जाम्पल के तौर पे भी हम बोला था लिखने के लिए। उदाहरण के लिए, जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन बेशक अभिकारक हैं, और CO2 जो है बाबू वो उत्पाद हैं। सही तो है? क्लियर हो गया? अभिकारक भी और उत्पाद भी। इसके अलावा कुछ पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे। ठीक है सर, तो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि समीकरण तो आ गए थे टॉपिक बाबू, देखो आ गए हम यहां पर समीकरण पर तो आ गए। देखो ये समीकरण है ना, बट एक समीकरण को लिखते कैसे हैं, एक समीकरण लिखा कैसे जाता है, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आज का हम लोगों का प्राइमरी गोल है। ध्यान से समझोगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। एक रासायनिक समीकरण, तुम ही लोग बोलोगे बाबू या हम भी बोले, कैसे लिखा जाता है, ये अभी टॉपिक रहेगा। और उसके लिखे जाने के व्यवहार से हमको समझ में आएगा
कि समीकरण जो है वो दो तरह के बन जाते हैं फिर। एक हो जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा हो जाता है बाबू असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको हम लोग एक और नाम बताए थे अपने लास्ट लेक्चर में, कंकाली, ये भी बोला जाता है ना। यानी आज के टॉपिक में जो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वो है रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। अब यही देखो ना, ये एक रासायनिक समीकरण है ना। किसी रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं उसको बाईं ओर और जो उत्पाद होते हैं उसको दाईं ओर, और अभिकारक एवं उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह बनाया जाता है। अगर अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो बीच में किसका निशान लगाया जाता है? प्लस का। देखो ना सब कुछ सामने में। अब यही चीज हम तुमको शब्द में लिखवाएंगे, फिर तुमको लगेगा कि सर इतना इतना याद कैसे करेंगे। अभी तुम सामने में देखो, ये रासायनिक समीकरण है और ये समीकरण तुम्हारे सामने लिखा कैसे गया है। तो जो चीज देख करके तुमको लगेगा कि सर अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर, इसका मतलब हम ऐसे लिखवाएंगे, किसी रासायनिक समीकरण को निम्न तरीके से लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 1, अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर, उत्पाद को समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर अभिकारकों या उत्पादों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो तब क्या करेंगे? उसके बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। प्लस का निशान लगाएंगे मतलब 2 से ज्यादा हैं तब ऐसा है। ऐसे देखो CaCO3 एरो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ अभिकारक 2 से ज्यादा हो या 2 हो। क्या उत्पाद 2 से ज्यादा या 2 नहीं हो सकते हैं? देखो तुम्हारे सामने है कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना के रूप में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। 2 उत्पाद बन गए ना। 2 उत्पाद जैसे ही हो जाएंगे बीच में प्लस का निशान देंगे। हम फिर से बोल रहे हैं, आज जब हम लोग क्लास से बाहर निकलेंगे समीकरण को संतुलित करना सीख के निकलेंगे बाहर। आज का ये हम लोगों का मेन एस्पेक्ट रहेगा। आज हम लोग की समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। क्या बैलेंस का मतलब? अभिकारक की ओर तत्वों का जो भार हो, उत्पाद में उसी तत्वों का जो भार हो वो बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है। क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? नियम किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इस नियम के तहत समझना बाबू बात को। एक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हो क्लास 9 में। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे स्थितिज ऊर्जा, जो आप नाश्ता करके अभी आकर बैठे, आपके अंदर एनर्जी है ना, उस स्थितिज ऊर्जा को हम खर्च कराएंगे। अभी इतना पकाएंगे तुमको, इतना तुमको डिस्टर्ब करेंगे, इतना ज्यादा दिमाग का तुम इतना यूज करोगे तुमको नींद आने लगेगा बैठे बैठे, ऊर्जा खत्म हो जाता है। कभी देर तक पढ़े हो, कोई बात नहीं, इस साल हम आपके सारे विषय को पूरा करेंगे सेंटा बन करके। कभी नहीं पढ़े हो, अब पढ़ोगे तुम। इत्मीनान से कहने का मेरा मतलब यह था बाबू कि जब हम खाएंगे, एनर्जी में हम कंज्यूम कर रहे हैं, अपने अंदर एनर्जी आ रहा, फिर वो एनर्जी अभी हम कहां से, अभी आपका एनर्जी देखो हम बर्बाद कर रहे हैं। अभी तुम इसमें प्रोसेस कर रहे हो ना दिमाग में, जैसे तुम प्रोसेस करते हो तो कहां से दिमाग तुम्हारा प्रोसेस कर रहा है, उसको भी तो ऊर्जा चाहिए ना। तो उसको तुम अलग से ऊर्जा नहीं दिए, जो ऊर्जा तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा थी ना, वही ऊर्जा अब इस प्रोसेस में खत्म हो रही है। फिर अभी हम तुमको बोलेंगे जाओ दौड़ो, तुम दौड़ना शुरू किया, क्या तुमको अभी हम अलग से कोई ऊर्जा दिए? नहीं। वही जो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, स्थितिज ऊर्जा थी, वही ऊर्जा किसमें बदल गई बाबू? गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में। कार्य ऊर्जा वाला जो चैप्टर फिजिक्स आ रहा है हम ही तो पढ़ाए, समझे? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव होता है, चेंज होता है। यहां ऊर्जा ना होके क्या है बाबू? द्रव्यमान। कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना तो नाश। जैसे ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना तो विनाश, है ना, सेम सेम। लेकिन यहां क्या बोलेगा अब और आगे? जैसे ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, वैसे द्रव्यमान का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन है। मतलब यहां पे कार्बन का, ऑक्सीजन का, यहां पर कार्बन का, ऑक्सीजन का। अब यहां पे कार्बन है नहीं,
यहां बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ रूप बदला है, उसकी मात्रा चेंज, द्रव्यमान उसका चेंज नहीं होगा। यहां भी कार्बन एक है, यहां भी कार्बन एक है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, और नहीं है तो कंकाली है, उसी को ठीक करना है। जैसे अभी देखो ये LHS बराबर RHS है, अगर LHS बराबर RHS है तो वो समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण, और अगर LHS बराबर RHS नहीं है तो वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसीलिए हम LHS बराबर RHS बोल रहे हैं बाबू, क्योंकि हम बीज गणितीय विधि के द्वारा भिन्न बनाते हैं ना, ABCXYZ, उस विधि के द्वारा हम लोग LHS बराबर RHS करेंगे अगर समीकरण मेरा कंकाली या असंतुलित रहा तो। 4 बातें हुई हैं, ध्यान से। एक रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए 4 चीजें को करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर और उत्पाद को समीकरण के दाईं ओर करना है। बात नंबर 1 है ये। बात नंबर 2, तुम भी देख रहे हो, अभिकारक और उत्पाद के बीच में दिख रहा है ना। तीसरा चीज हमको क्या दिख रहा है बाबू, कि अगर अभिकारक या उत्पाद की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, उनके बीच में प्लस लगाएंगे, सही है। और चौथा जो अभी हम बताया कि अगर अभिकारकों के परमाणुओं की कुल संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या दोनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो हमें उसे बराबर भी करना होगा ताकि समीकरण बन सके संतुलित। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक? और इस आधार पर यह जो समीकरण लिखने का जो तरीका है, इस आधार पर हम रासायनिक समीकरण को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। या ऐसे पूछा जाए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, तो लास्ट लेक्चर में रासायनिक समीकरण लिखवा दिया है। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। किसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण? सर, संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसे समीकरणों को कहा गया है जिसके अभिकारक में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में, अभिकारक में मौजूद तत्व जैसे कार्बन, जैसे ऑक्सीजन, अभिकारक में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, उत्पाद में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर होगा तो संतुलित। और अगर अभिकारक में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग असंतुलित नहीं छोड़ते, कंकाली नहीं छोड़ते हैं, हम लोगों को उसे बैलेंस्ड, संतुलित करना होता है। इसीलिए उसके बाद जो अगला टॉपिक अपना होता है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे जो असंतुलित होगा। क्लियर है? लिखा जाए, प्रश्न लिखिएगा। कितना क्वेश्चन हुआ था बाबू लास्ट लेक्चर में? 5 हुआ था। 6ठे नंबर पे प्रश्न लिखिएगा। एक मिनट बाबू, हम कॉफी नहीं ना पिए बाबू। चलिए सर, प्रश्न लगाइएगा। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि बताएं। 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 5 बार बोल दिया बाबू। अब आंसर करें, लिखिएगा। लिखोगे किसी रासायनिक समीकरण को, किसी रासायनिक समीकरण को, किसी रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित विधि द्वारा लिखा जाता है। किसी रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित विधि द्वारा लिखा जाता है। लिखा जाता है।
इसके बाद बाबू ऐसे डैश लगा दीजिएगा, है ना। पहला पॉइंट लिखिएगा। क्या होगा पहला? बोलो ना, फिर बोलने में अब। हाँ, 2 महीना हो गया, अभी भी शर्माइए रहे हो मेरे से। बोलो कस के ऐसे कि सर अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, लिखोगे अभिकारक को बाईं ओर, अभिकारक को बाईं ओर, बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। पूर्ण विराम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में अब लिखना है बाबू। कौन है दूसरा पॉइंट में? तीर का निशान, है ना। दूसरा बिंदु में लिखिएगा बाबू, अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद के बीच एक ऐसे तीर चिन्ह, ब्रैकेट में तीर का निशान, एक तीर चिन्ह ब्रैकेट बंद लगाया जाता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात लिखिएगा बाबू, लिखोगे अभिकारक या उत्पादों की संख्या, अभिकारक या उत्पादों की संख्या, अभिकारक या में आकर या, अभिकारक या उत्पादों की संख्या दो या दो से अधिक होने पर, ऐसे प्लस सिंगल कोट में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीन बातें हो गई बाबू। अब चौथा बात, कौन सा वाला? संतुलित करने वाला, है ना। चलिए चौथा पॉइंट में लिखिएगा, लिखोगे अभिकारक में मौजूद, चौथा पॉइंट लिखिएगा, अभिकारक में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या, और उत्पादों के परमाणुओं, रुक जाओ, और उत्पादों में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होती है। पूर्ण विराम। इसमें लिखोगे बाबू, और इसमें लिखिएगा कि इसका अर्थ यह है कि, पूर्ण विराम के बाद लिखोगे इसका अर्थ यह है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान, इसका अर्थ यह है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान
तथा उत्पाद का कुल द्रव्यमान, बाबू बाबू हम ना बोल रहे हैं बाबू, मेरा बात नहीं सुनोगी। इसका अर्थ यह है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान तथा उत्पाद का कुल द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर होना चाहिए। ब्रैकेट में लिखिएगा बाबू, द्रव्यमान संरक्षण नियम से। ब्रैकेट में लिखिएगा बाबू, द्रव्यमान संरक्षण, सामने लिखा हुआ बाबू, द्रव्यमान संरक्षण नियम से। हम नियम लिखवा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम से। पता है भार का मतलब क्या हुआ? अभी बताया ना, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। अभी तो पहले हम आपको क्या लिखवाया कि अभिकारक में मौजूद तत्व के परमाणु की संख्या। तो तत्व के रूप में यहां पे कौन मौजूद है बाबू? कार्बन। कार्बन का कितना परमाणु है? 1। और उत्पाद में मौजूद तत्व के परमाणु की संख्या, यहां कार्बन का कितना परमाणु है? हो गया ना बराबर। अभिकारक में मौजूद तत्व, इसलिए बोले मेरा बात ध्यान से सुनो, क्योंकि केमिस्ट्री वगैरह में क्या है ना, ये शब्द हल्का सा हिल गया गदम। अभिकारक में मौजूद तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? उत्पाद में मौजूद तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है? हम ऐसे लिखा। इसका क्या अर्थ हुआ? हम बोला इसका अर्थ यह है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान, ये लिखवाया ना सर, अभिकारक का कुल द्रव्यमान का मतलब बताएं। तो देखो, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। क्लास 9 में जो मेरे यहां पढ़े उसको तो याद आ जाएगा, जो कहीं और से भी पढ़कर आए हैं बाबू, आप लोग भी ये चीज पढ़े होंगे, द्रव्यमान कैलकुलेट करना। तो अब देखो, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। इसका भार कितना बताया गया था? द्रव्यमान कितना बताया गया था? 12 ग्राम। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। भार हो गया 16 ग्राम। 16 का कितना परमाणु है? 2। एक ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 है, 2 का कितना होगा? प्लस 32 ग्राम। टोटल कितना आ गया बाबू? 44 ग्राम। किसका भार आया? 44 ग्राम। C प्लस O2 का आया, यानी कि अभिकारक का सिर्फ आया है। तो यही भार हमको इसका आना चाहिए, यही ना अभी हम आपको लिखवाया कि इसका अर्थ यह है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान 44 ग्राम, उत्पाद का कुल द्रव्यमान, अब उत्पाद का द्रव्यमान निकालो, कार्बन 12 ग्राम है ना बाबू, प्लस ऑक्सीजन 16, के गो है 2 गो, 16 दूना 32, 32 12 हो गया ना, LHS बराबर RHS। लेकिन सर ऐसा क्यों होना चाहिए? मान लो कि कोई पूछ दिया आपसे कि बड़ा रासायनिक समीकरण का तुम नियम बता रहे हो कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में मौजूद तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, या फिर ये कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, ये तुम किस आधार पर बोले? तो जवाब होगा द्रव्यमान संरक्षण का। सर द्रव्यमान को बना नहीं सकते, द्रव्यमान को नाश नहीं कर सकते। तो अगर सर हम जलाना शुरू करेंगे 44 ग्राम, ये 44 है ना, अगर हम जलाएंगे सर 44 ग्राम, तो चाहे जो भी बने उसका भी द्रव्यमान 44 ग्राम ही आएगा। यही है थीम। अगर 100 ग्राम को बदल रहे हो तो जलने के बाद भी जो मटेरियल मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो 100 ग्राम का ही होगा। यह है थीम असल में, यह है द्रव्यमान संरक्षण। बात पकड़ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर है, जबरदस्ती वाला नहीं है बाबू, ठीक। क्योंकि अब हम आपको लिखवाने वाले हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। एक बार पहले ये जो 4 पॉइंट लिखवाए हैं एनालिसिस करो पहले अपने में, और अगर कोई भी संदेह हो हिम्मत करो कि हमसे पूछ सको। और कोई सवाल? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक। टॉपिक लगाइएगा अगला बाबू, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखें। सामने लिखा हुआ बाबू, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखें।
तुम लोग पढ़े होंगे जब ग्रेविटी वाला चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ पर कैपिटल M जो होगा मास कांस्टेंट के रूप में यूज़ कर लेते हैं उसको। द्रव्यमान को चेंज नहीं किया जाता, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का नहीं बदलता। और उसमें हम एग्जाम्पल में हम ये बता रहे थे जब ग्रेविटी पढ़ा रहे थे कि अगर एक व्यक्ति यहाँ हो और फिर वो चंद्रमा पे चला जाए, उसके पूरे द्रव्यमान का 1/6 हो जाता है। द्रव्यमान नहीं, सॉरी, पूरे भार, उसका जो वजन है वो तौल के देख लो, 60 केजी का आदमी वहाँ 10 केजी का हो जाता है चंद्रमा पर, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी यहाँ की तुलना में बहुत वीक है, बहुत कमजोर। रचन सिखाने वाले हैं, देखो लिखो, क्वेश्चन लिखो, पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखें। लिखोगे लिखोगे द्रव्यमान का ना तो निर्माण संभव है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश। द्रव्यमान का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश, ना ही विनाश, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में द्रव्यमानों का, द्रव्यमानों का, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमानों का केवल, केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, पूर्ण विराम। इस पूरे नियम को डबल कोट में डाल दीजिए। डबल कोट लगाते हैं जो, डबल कोट लगा लीजिए, लगा लिए। अगर हम यहां पर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है वर्ड हटा दें, तो सीधे बोल सकते हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरण हो जाता है, यानी रूप बदल जाता है। रूप क्या बदला बाबू? कार्बन और ऑक्सीजन जो अलग अलग था, अपने रूप को बदल करके CO2 हो गया, रूपांतरण हुआ ना। लेकिन इससे द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 44 ग्राम ये तब भी था, 44 ग्राम ये अभी भी है, बस। क्लियर है बात? यस सर। देख लो इसको भी एक बार, इसका हम बैटरी चेंज कर लें जब तक। लिखिएगा अगला कौन सा टॉपिक था, यही ना, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। लिखिएगा प्रश्न, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, अगर हम तुमसे एक सवाल पूछ लें, देखो जवाब जिसको आएगा वो हाथ उठा दें, ठीक है? क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है? सोच समझ के यस और नो बोलो। यस। अच्छा, ये 2 बार बोलिए यस, और तुम लोग बोलो संतुलित करना जरूरी है। काहे जरूरी है? कितने लोगों को मालूम है कि आखिर काहे, नॉट क्यों, क्यों जरूरी है, ये काहे जरूरी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना? तो फिर काहे का जरूरी है? LHS बराबर RHS करना होगा, मतलब क्यों? दोनों तरफ बराबर करना होगा, उसी को तो बोल रहे हैं संतुलित करना। लेकिन क्यों संतुलित करना जरूरी है? हाँ, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता। थोड़ा सा सुधारो, क्योंकि सर अभी आप पढ़ाए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान का नाश हम नहीं दिखला सकते। तो अगर इधर 44 ग्राम था, तो हर हाल में इधर हमको 44 ग्राम दिखाना ही होगा, तब ना द्रव्यमान बराबर होगा। तो बोलेंगे सर द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यह जरूरी है कि LHS का द्रव्यमान और RHS का द्रव्यमान, यानी अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान, दोनों बराबर हो। देखो लिखवा देंगे, हम आंसर लिखवा देंगे, ये एकदम लिखवा देंगे।
लेकिन प्रोसेस तो तुम्ही को करना है, तो सोचेगा कौन इसके बारे में? तुम ना बाबू। और ये सब उत्तर जितना ज़्यादा तुम सोचोगे, इसको पहला चैप्टर तो तुम अब ओढ़ लो, क्योंकि अगर तुम इंशाल्लाह अच्छे नंबर से पास कर जाओ तो फिर तुम 11th में जाओगे तो साइंस वगैरह लोगे, और वहां बाबू समीकरण के बगैर गुजारा नहीं होता। ठीक, अब सुनो बाबू, अगर ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो पहले हम लोग रासायनिक समीकरण का परिभाषा देंगे, ठीक, और उसके बाद उसके टाइप्स को बोलेंगे। अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा, क्योंकि यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, यहां पर हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, लिखवा चुके हैं ना रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो हम लोग यहां पर सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि कितने प्रकार होते हैं। आंसर लिखिएगा, रासायनिक समीकरण के दो प्रकार हैं। रासायनिक समीकरण के रासायनिक, ध्यान से देख लो बाबू, रासायनिक कैसे लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। कौन में लिखिएगा बाबू, कौन में लिखिएगा, संतुलित, संतुलित रासायनिक, रासायनिक समीकरण। डैश एरो दे दो, कॉम में लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, डैश दे दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। अब डैश दे दोगे तो उस लाइन में मत लिखना बाबू, एक लाइन, ये वाला लाइन पूरा छोड़ दीजिए, अगले लाइन पर आइए, यहां से लिखना शुरू कीजिए, ठीक रहेगा। लिखोगे, लिखोगे ये ऐसे रासायनिक समीकरण होते हैं, ये ऐसे रासायनिक समीकरण होते हैं, ये ऐसे रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण, समीकरण होते हैं, कॉमा, जिनमें, जिनमें अभिकारकों के परमाणुओं की कुल संख्या अभिकारकों के परमाणुओं की कुल संख्या और उत्पाद में मौजूद उत्पाद में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या, तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों बराबर होती है। कुल संख्या के बाद कॉमा दीजिएगा, कुल संख्या कॉमा, दोनों बराबर होती है, दोनों बराबर होती है। पूर्ण विराम। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे बाबू। जैसे उसी को रखते हैं, C+O2 को लिखते हैं, C+O2 एरो CO2। अरे
देखो पहले तो हम एक समीकरण लिखेंगे, अभी क्या हम ऐसा ऐसा होगा कि अभी हम ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे भागो सब यहां से निकलो। हम अपने लिए नहीं समझ रहे ना, तुम्हारे लिए। तो पहले तुमको समझाएंगे, फिर तुमको टाइम देंगे नोट करने का, यकीन मानो देंगे टाइम, ठीक है। तो समझ तो लो। समीकरण लिखा C+O2 एरो CO2। अब हम अपने इस बात की पुष्टि कॉपी पे करेंगे ताकि चेक करने वाले को पता चले हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो अभिकारक है उसमें जो भी तत्व है उसके परमाणु की संख्या और उत्पाद में जो तत्व है उसके परमाणु की संख्या दोनों क्या होगी, बराबर। तभी हम कह रहे हैं इसको संतुलित। अब हम उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। पहले तो हम ये लिख रहे हैं तत्व, कौन कौन से तत्व का इस्तेमाल हुआ। एक तत्व है यहां पर कार्बन और दूसरा तत्व है यहां पर ऑक्सीजन। अभिकारक में कार्बन के परमाणु कितने हैं? अभी ये अभिकारक है बाबू, कार्बन के परमाणु 1 हैं। उत्पाद में कार्बन के परमाणु कितने हैं बाबू? 1 दिखा। अब यहां देखो ऑक्सीजन है दूसरा, यूज हुआ ना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन अभिकारक के परमाणु, यानी अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। और उत्पाद में? पुष्टि हुआ इस बात का। अब बताइए, यही चीज ना भाई हम परिभाषा में लिखवाए आपको, ये बात यहां पे क्लियर कर दिया कि अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या दोनों बराबर होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, एग्जांपल है Mg+O2 एरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म MgO है ना। अब संतुलित नहीं करना, अभी इसको कंकाली रख रहे हैं सिर्फ समझने के लिए बाबू। तो तत्व के जगह पे हम रखेंगे किसको? मैग्नीशियम को, है ना बाबू। अभिकारक के परमाणु की संख्या मैग्नीशियम का कितना है बाबू? 1। उत्पाद में देखा जाए तो मैग्नीशियम कितना है? 1। अगला ऑक्सीजन है बाबू। अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? उत्पाद में कितने हैं? यह है कंकाली। बराबर नहीं हुआ। उसी को बराबर करने की प्रक्रिया हम लोगों को पढ़नी है कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। सर आपको कैसे मालूम हुआ कि 2 MgO लगाना है, इसको 2 करना है? सवाल है ना। सर आपको कैसे मालूम हुआ? क्या आप घर से रट कर आए या पिछले 10 साल से जो आप पढ़ा रहे हैं उसके आधार पर आप रटे हुए हैं और आप लिखा दिए? सवाल तो हो सकता है ना बाबू। अरे नहीं, क्या हो सकता है सवाल? कैसे आप किए? अगर आप किए तो हमको भी सिखाइए, क्योंकि हम उसी चीज का पैसा देते हैं आपको। सिखाइए, वही है मेरा टॉपिक, वही है मेरा सिलेबस भी, कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। पहले हम यहां तक पहले इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए सर, इसको पहले क्लियर करो। अब समीकरण तुम लिखोगे बाबू, है ना। ये समीकरण यहां पर है, ये हो गया अपना, क्या नाम से जाना जाएगा? ये अभिकारक। देखो सब कुछ मालूम है तुम लोगों को। और ये क्या है बाबू? उत्पाद। चलिए जैसे हम बनाए हैं बाबू एकदम ऐसे ही बनाइए। बाबू अगर कभी कभी हम आपको क्वेश्चन दिया कि जांच करके बताना है कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित, जांच कर सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? ठीक। तो एक तो एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और बना लो। हम समीकरण दे देते हैं और तुम खुद जांच कर लो अपने से बाबू, ऐसे ही बना करके, कोई दिक्कत नहीं। हम इसी को सिर्फ मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। या फिर यहां लिख देते हैं समीकरण को। हम समीकरण लिखिएगा, जैसे हो गया ना, एक ये बना लिए ना, उसके नीचे फिर से लिखो। लो हम ऐसे लिख देते हैं भाई, जैसे आपको कॉपी पे लिखना है, कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे में एक और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, Zn+H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। ये वाला डब्बा किसका हो गया? यस, अभिकारक। ये वाला डब्बा है उत्पाद। आपको क्या जांच करना है? जैसे आपको ये लिखना था, बस यही लिखना कि संतुलित है ये। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से आपको ऐसे ही एक डब्बा बनाना होगा और उस चार्ट में साबित करना है। समझ में आया बात? बन गया ना? यस सर, एकदम बनेगा। बहुत भारी था, इसको मिटा के बनाते हैं ना, हमको टाइम लग जाएगा ना वो।
एक दो तीन चार, चार है, हो गया चार। एक देखो, एक तत्व कौन है, जिंक है। एक तत्व यहां यूज हो रहा है हाइड्रोजन का, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। हो गया। अभिकारक में जस्ता के परमाणु की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, चार। ये हुआ है आप लोगों का सही, सीख गए तुम लोग। अब इधर आ जाओ बाबू। उत्पाद में उत्पाद में जस्ता के परमाणु की संख्या कितनी है, एक। सल्फर की कितनी है, एक। ऑक्सीजन की कितनी है, चार। हाइड्रोजन की कितनी है, अरे उल्टा लगा दिया, रंग करने के क्रम में उल्टा कर दिया यार। सल्फर का कितना है, एक। और हाइड्रोजन का कितना है भाई, दो। ये ऐसे रासायनिक समीकरण होते हैं जिनमें अभिकारकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं होती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं। हाइलाइटर अगर होगा तो इसको आप लोग हाईलाइट भी चाहो तो कर लो, कंकाली समीकरण। हो गया, चलो कंकाली को भी चेक किया जाए। जैसे देख लो पहले, जैसे N2 प्लस H2 एरो NH3। NH3 का मतलब है अमोनिया। क्या नाम इसका, अमोनिया। ये जो N2 प्लस H2 है ये क्या कहलाएगा बाबू, अभिकारक। और असंतुलित समीकरण का परिभाषा क्या कहता है, अभिकारक में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में मौजूद तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों बराबर नहीं होगी। तो यहां पे लिखा जाए पहले बाबू तत्व, है ना, इसके बाद लिखेंगे क्या, परमाणु। अभिकारक में परमाणु, है ना, परमाणु की संख्या, और फिर हाँ उत्पाद में परमाणु की संख्या। तत्व के रूप में यहां यूज हो रहा है नाइट्रोजन का। अभिकारक में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, उत्पाद में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, एक। दूसरा वाला कौन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन। अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, तीन। बराबर हुए। क्या ये एग्जाम्पल नहीं हो गया कंकाली का, चलिए सर नोट करेंगे अब इसको। हाँ, जो बच्चे को इसका नाम नहीं मालूम है उनके लिए यहां पे लिख देते हैं भाई, ये है अमोनिया, NH3 अमोनिया। NH4 लग जाएगा अमोनियम, ये है अमोनिया।
जैसा परिभाषा सजेस्ट किया उस हिसाब से मिल रहा है ना रिजल्ट। चलो एक एग्जांपल और हम रख रहे हैं यहां पर, अपने से इसको बनाओ। CaCO3 मतलब ये क्या है? CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बोलते हैं इसको, है ना। प्लस HCl, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभिक्रिया हो गया, CaCl2 बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 मिला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिला, यानी जल। 3 चीज मिला ना बाबू। अब यहां पर ये तीनों क्या कहलाएंगे? उत्पाद। हम सबका नाम लिख देंगे बाद में, पहले यहां देखो उत्पाद हो गए। ये क्या कहलाएंगे बाबू? अभिकारक। अब आपको यह जांच करना है कि ये संतुलित है या असंतुलित। तो कैसे बनाना होगा? वही ऊपर में जो चार्ट बॉक्स है वही डब्बा बनाओ, अब बना के जांच करो कि संतुलित है कि असंतुलित। हम सबका नाम लिख देते हैं, अलग से इसको समझ जाइएगा। ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है जल, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, चूना पत्थर। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सुनो ना बाबू, पहले बनाओ ना, इसको बनाओ ना, नाम तो बाद में लिखते रहोगी, है ना। पहले बनाओ। हम्म। तो तत्व के रूप में किसका किसका इस्तेमाल किया गया है? एक तत्व तो यहां पर है कैल्शियम, ठीक सर। दूसरा है यहां पर कार्बन, तीसरा है सर ऑक्सीजन, देख रहे हो, एक है हाइड्रोजन, और पांचवा है क्लोरीन, Cl, क्लोरीन। हो गया। अब जो बनेगा इसी से बनेगा, कोई नया तो आएगा नहीं, ठीक। अब कैल्शियम में, अभिकारक में कैल्शियम का परमाणु देख लो, एक और तो नहीं है, तो कैल्शियम का परमाणु हो गया एक। कार्बन का परमाणु अभिकारक में यहां एक ही है। ऑक्सीजन का परमाणु यहां 3 है। हाइड्रोजन का परमाणु भी एक है और क्लोरीन का परमाणु भी एक है। सही है क्या? अब आ जाइए उत्पाद देख लो भाई। तो कैल्शियम के लिए उत्पाद में कैल्शियम कितना है? 1, ओके। कार्बन कितना हो गया? तो क्लोरीन हो गया 1। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 1। देखो बाबू, यहां ऑक्सीजन का परमाणु 2 हो गया, यहां 1, तो 2 और 1 हो गए 3। अच्छा ठीक है भाई। हाइड्रोजन का देख लो भाई, यहां पर हाइड्रोजन हो गए 2 और तो है ही नहीं, और यहां क्लोरीन का हो गया 2। यही दोनों सिर्फ है ना, ऐसा यही दोनों है जो इसको असंतुलित कर देता है ना। और हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां हम लोग जानेंगे कि अगर कोई समीकरण हमको ऐसे मिल जाए, एग्जाम में आता है बाबू, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करो, तो फिर संतुलित करने का क्या प्रक्रिया होगा, क्या तरीका होगा, वो हम लोग को बताएं। ये भी गलत हो गया बाबू,
व्हाइटनर क्यों तुम हाथ में ली हुई हो? हटाओ उसको। गलत हुआ है तो कटकुट करो, व्हाइटनर लगाओगी तुम। इसको बोलते हैं लिपापोती करना। कटकुट का मतलब होता है सीधे ऐसे क्रॉस किया, अब बनाया, ताकि कल को जब हम कॉपी देखें तो हमको पता चले कि कल मेरी ये गलती थी। आज नहीं होना है, पता चला वहां से पेजे गायब कर रहे हैं। गलती का मतलब होता है बाबू सुधार की गुंजाइश है। परफेक्शन किसको हासिल हुआ है? किसी को नहीं। हो गया बाबू यहां तक आज? हाँ बोलो। अच्छा यस सर, देर से पहुंचा मेरे पास। अच्छा ठीक, हो गया यहां तक। आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है ना? बाकी डिस्कशन हम लोग कल कर लेंगे, क्योंकि फिर एक नया टॉपिक है यहाँ से, समीकरण को संतुलित करना, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो तो कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखवा ही देते हैं ताकि ये टॉपिक से बाहर निकल जाए। क्वेश्चन लिख लो बाबू। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यानी हम किसी रासायनिक समीकरण को असंतुलित नहीं छोड़ सकते, संतुलित करना जरूरी है। तो सवाल है क्यों जरूरी है? तो जवाब क्या है सर? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से अभिकारक में मौजूद परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। किसके नियम से? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, कि तत्वों के रूपों का रूपांतरण होता है, तत्वों के रूप बदल जाते हैं। C+O2 CO2 बन जाता है, लेकिन उसके द्रव्यमान उसमें निहित होते हैं, द्रव्यमान नहीं चेंज होता। लिखिएगा, लिखोगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, आंसर लिखवा रहे हैं बाबू, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से संरक्षण के नियम से, कॉमा, अभिकारकों में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए, पूर्ण विराम। किसके वजह से? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान का किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में, द्रव्यमान का किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओ सॉरी, परिवर्तन ही ना, द्रव्यमान का किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होता है। परिवर्तन नहीं बाबू, बदलाव। कोई बदलाव नहीं होता है।
नहीं होता है, पूर्ण विराम, तत्वों का केवल एक रूप से, तत्वों का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। तत्वों का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, हो गया। अगर डायरेक्टली पूछा जाए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में कि संतुलित होना क्यों जरूरी है, तुरंत लेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। अब 2 नंबर में पूछेगा बाबू, तब तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना विनाश होता है, इसका केवल बदलाव होता है। बदलाव कैसा होता है समीकरण में हम देखेंगे सर, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएंगे। कार्बन स्वतंत्र ना होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, बस इतनी ही बात है। रहता तो कार्बन ही है, तो द्रव्यमान उसका कभी चेंज नहीं होता। आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। थोड़ा देर पहले हम लेक्चर के शुरुआत में बोला था कि आज हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, बट टाइम नहीं बचा, तो कल वो टॉपिक पूरा का पूरा रखेंगे, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। और आज जो समीकरण अभी था बाबू, इन सब को भी संतुलित करेंगे कल, याद रखिएगा। और हमको याद दिलाइएगा कि सर ये और ये, है ना, जैसे अभी है ना, इसको कैसे संतुलित करोगे। देखो यहां हो गया संतुलित, देखो येलो वाला लगा दिया, संतुलित हो गया। कैसे चेक करते हैं, नाइट्रोजन कितना इधर है, इधर नाइट्रोजन कितना हो गया, मिल गया ना। इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना, यहां हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 यहां और 2 आगे लगा हुआ, 3 दूना, संतुलित बन गया। बट सर आप ये कैसे कर पाए, हमको भी सिखाइए, ताकि हम भी बिना आपके सहयोग के ये काम कर पाए। और कल हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। बाकी कल का लेक्चर में रखेंगे हम लोग, आज के लिए इतना काफी रहेगा।